हमारा जो प्री मैरिज काउंसलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आती है पहले चीज़ खुद को जानना। काउंसलर का जो काम है, जैसे अगर हम हिंदी में इसे बोलें मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब है कि जो मेरा क्लाइंट है, वो पहले खुद से अवेयर हो कि मैं क्या हूँ। जब मैं खुद से अवेयर होऊँगा, तो मैं शायद दूसरे के साथ अच्छे से डील कर सकता हूँ। और जब बात शादी की आती है, प्री मैरिज काउंसलिंग की आती है, तो वहाँ पर जिसने जिसको चुना है, उन दोनों को कुछ सेशंस लेने होते हैं, जिसमें हाँ, कि हम पहले उनको खुद से अवेयर करते हैं कि आप क्या हो? आपकी जिस तरीके से पेरेंटिंग हुई और आप क्या बने? सो ये वो स्टेट है जब आपस में इन दोनों ने चयन कर लिया है एक-दूसरे को, सिलेक्ट कर लिया है और तय हो गया है कि शादी आपस में ही होगी। हाँ, उसके बाद में ये काउंसलिंग जो नहीं है ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को लगता है अगर कोई इसे सुन रहा है, तो वो खुद से अवेयर होने के लिए भी सेशन ले सकता है, खुद को जानने के लिए ले सकता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, समस्याओं के सुलझाने का तरीका अलग है, क्योंकि जिस परिवेश में वो रहा, जिस परिवार में वो रहा, वहाँ से उसने इसको सीखा। और हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें तो ये विभिन्नताओं से घिरा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं तो आप कपल्स को देखेंगे तो कोई यूपी का है, कोई एमपी का है। जैसे माँ यूपी की है और पिता राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं। यूपी का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है। अब जैसे मैं किसी एक केस का इसमें एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एमपी की एक लड़की जो कास्ट में राजपूत है और राजस्थान में उसकी शादी हुई। तो राजस्थान में जो राजपूत हैं उनके यहाँ अल्कोहल लेना रीति-रिवाज़ों में आता है और एमपी के लोग अगर देखें तो अल्कोहल को बहुत बुरा मानते हैं। अब उस लड़की की शादी इस घर में हुई, तो यहाँ तो उसकी सास भी पीती है, हस्बैंड भी पीता है। तो 6 महीने में ही उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट उसने कभी देखा ही नहीं। जैसे कि एक और छोटा-सा केस है, लड़की राजस्थान की है और लड़का गुजरात का है। अब लड़की वहाँ शादी होकर के गई, तो वहाँ का खान-पान अलग है। वो तीखा खाती है, वो मीठा। तो 25 साल से वो तीखा खा रही है, अब वो वहाँ जाकर के मीठा खाएगी तो कैसे होगा? ये भी एक इश्यूज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्री मैरिज काउंसलिंग का हिस्सा बनता है, तो पहले खुद से अवेयर होता है और फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी कोई व्यक्ति जब किसी बात को मानने के लिए सही होते हुए भी अगर वो नहीं मानता है, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। सबसे बड़ी समस्या ही ये है। हाँ, किसी चीज़ पे रिजिड हो जाना, अटक जाना और उसी पे फिर अडिग हो जाना। आम तौर पे प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में यही आती है कपल्स के बीच में। क्योंकि कम्युनिकेशन तो भले ही कर रहे हैं एक-दूसरे से, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं कि ये यहाँ से आगे मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हाँ। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का फ़ोकस यही है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं। अगर आप अपने अपने बारे में अवेयर नहीं हैं और आप सामने वाले को बदलना चाहते हैं, तो ये काम नहीं करता। हाँ, सो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आती है कि जो मैरिज के अंदर एंटर करने वाले हैं, वो अभी कम उम्र के होते हैं, हाँ। दोनों पक्ष। वो 20-25 तक होंगे, मैक्सिमम अंदाज़ा लगा लो या 30 तक होंगे, जो भी एज है, वो स्टार्टिंग एज कम ही होती है। हुँ, लेकिन जैसे समय बीतता है, मैरिज हो गई, उसके बाद में समय जब बीतता है, तो फिर एक अलग मीटर चलने लग जाता है। हुँ। उसमें फिर आपकी जो रिएक्शंस हैं, रिस्पॉन्सेज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं है जिस दिन काउंसलिंग हुई है, उस दिन वाले ही रहें। जी। वहाँ पे भी फिर आप भले ही एक पॉइंट के ऊपर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन वो कोई और पॉइंट आएगा जहाँ पे उसको लगेगा यहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ हुँ, कॉम्प्रोमाइज़। हुँ। तो ब्रेकडाउन तो कहीं भी होने की चांस होती है। तो इसके ऊपर काउंसलर क्या करता है? प्री मैरिटल तो हो गया, लेकिन मैं इंडिकेट उस डायरेक्शन में कर रहा हूँ कि किसी न किसी स्टेज में आके फिर भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती ही है हाँ, और काउंसलिंग में आना चाहिए हाँ। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का उन लोगों के लिए था जो डिसीज़न बिफोर लेने मैरिज। वाले हैं हुँ, या जिन्होंने अभी भी शादी की है या जो शादी करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर जिनकी शादी हो गई है और वहाँ समस्याएँ चल रही हैं, तो वहाँ पर भी इसको कहते हैं पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। यहाँ पर भी लगभग वही चीज़ें होती हैं कि खुद को जानना और अब तक जो इश्यूज़ बन गए हैं, उनको उन पर काम करना। और ये इश्यूज़ इश्यूज़ नहीं होते, ये गलतफ़हमियाँ होती हैं और ये गलतफ़हमियाँ से मेरा यहाँ मतलब है कि उसको गलत जज कर लेना या खुद पे ही संदेह कर लेना। तो जब काउंसलिंग सेशन में लोग आते हैं, तो अपनी समस्या के प्रति जागरूक होते हैं
और खुद को समझते हैं और अपने पार्टनर को भी समझते हैं। तो मैरिज काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पास्ट के इश्यूज़ को समझना कि क्यों हुआ, खुद को समझना और अपने पार्टनर को समझना। करेक्ट। सो ये जो आपने बात रखी है कि जो मैरिज के बाद में एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, तो किसी साइंटिस्ट ने ये साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है हुँ, कि हुँ। आमतौर पे दो लोग जब आपस में रहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो उनके कुछ इंटरप्रिटेशन और कुछ एजम्पशंस होती हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब अनुवाद हुँ, और एजम्पशन मतलब अनुमान। हुँ। तो ये अनुवाद और अनुमान ये बार-बार एक दूसरे के साथ टकराव खाते हैं अगर वो गलत हो जाएँ तो। अगर हाँ, मैं आपके साथ में बैठ के आपकी कही हुई बात के बारे में कोई अनुवाद निकाल लूँ जो कि आप कहना नहीं चाहते, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक टकराव का कारण है। बिल्कुल है। आपके साथ में बैठ के आपने कोई बात ऐसी बोली जिसका मैं अनुमान लगा लूँ कि आप ये कह रहे हैं, हुँ, जबकि हुँ। आपने कहा कुछ और है। हुँ, हुँ। तो ये अनुवाद और अनुमान एक दूसरे में टकराव पैदा करवाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए फिर बेटर कम्युनिकेशन का ही एक रास्ता है, माध्यम है। हुँ, दूसरा ये है कि एक दूसरे के साथ में माने कि वो उसकी इंटेंशन तुम्हारे लिए खराब नहीं है। हुँ। तो आपके सामने इस तरह के केसेस आए होंगे जब दे आपने इस तरह से समझाइश दी है। देखिए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है कि गलत जज करना, गलत अनुमान लगाना। अनुमान गलत हो गया। जैसे कि हर इंसान की बचपन से लेके जब तक उसका शरीर चल रहा होता है, जीवन चल रहा होता है, कुछ पूर्व धारणाएँ साथ में चलती हैं। जैसे अगर मैं लड़की की बात करूँ कि वो जब 12 साल की थी, उसको किसी लड़के ने छेड़ा, हुँ। तो उसकी एक पूर्ण धारणा बन जाएगी कि लड़के सही नहीं होते। हाँ जी। वो बस में जाएगी तो महिला सीट पे बैठेगी, हुँ। अगर महिला सीट भरी हुई है तो वो पुरुष वाली सीट पे नहीं बैठेगी, भले ही खाली होगी। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा बन जाता है और ये हुँ। जीवन भर चलते हैं ऐसे ट्रॉमास। तो जब उसकी शादी होगी तो वहाँ पे भी वो कम्फ़र्ट नहीं होगी। हुँ। तो ऐसे अनुमान, जैसे कि एक केस आया था जिसमें कि लड़की के जो चाचा थे वो अल्कोहल लेते थे और वो एक्सपायर हो गए और जब उसकी शादी हुई तो उसका हस्बैंड भी अल्कोहल लेता था, तो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ही ये था। तो जो पूर्व धारणाएँ साथ में चल रही होती हैं, वो समस्याओं का कारण है। हाँ, सो पीछे से जो एक्सपीरियंस किया है उसके कारण से अगर वही चीज़ लाइफ़ में सामने आने लग जाए तो बहुत डर, टेंशन, हाँ, स्ट्रेस एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब उतना ज़्यादा गंभीर चीज़ होती नहीं, लगती लगती बहुत बड़ी है। हाँ। और आज की अगर हम बात करें तो लोग, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, हाँ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे यस, हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप को लेकर के या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता रहा है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, जिनकी जिनकी राशि ये होती है, जिनका नाम ये ऐसे बनता है, तो लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके भी इनसिक्योर हो गए हैं और इन पे हुँ। विश्वास कर रहे हैं वो। हुँ। तो आज की अगर स्थिति देखें तो थोड़ी-सी विचित्र है और समस्याओं का अंबार है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिमाग में ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुके हैं, जिससे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा। सो हम वही उसकी बात करते हैं कि अनुवाद अनुमान जब गलत होने लग जाते हैं तो हाँ, संवाद में, कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन ये होता है सबसे और बड़ा कारण इस है। इसके लिए आप फिर उनको काउंसलिंग देते हैं। और काउंसलिंग के लिए हम बता दें कि काउंसलिंग एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उसमें कोई घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी कोई बात बताई जाएगी। आप बेहतर बता सकते हो दर्शकों को कि काउंसलिंग में होता क्या है और किस तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सब कुछ। देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा 2018 से पहले की बात करूँ, तो मेरे जितने भी क्लाइंट आते थे, तो उनका पहला यही कहना होता था कि ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है? ओके। क्योंकि वो अपनी निजी हर बात शेयर करते हैं हुँ। और इसमें ज़्यादातर वो लोग आते थे जो पढ़े-लिखे होते थे और बड़े पद पे होते थे, जो काउंसलिंग को समझते थे। जैसे कि जजेस, जैसे कि आईएएस ऑफ़िसर्स या डिफेंस से। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है। तो पहले तो स्टाम्प पर एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन होता था, अच्छा, तब जाकर के काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होते थे। मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर आप एग्रीमेंट बनाते थे कि ये बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, वो उनकी अभी भी प्रावधान अवेलेबल है? ये अभी भी है, लेकिन हाँ, अब थोड़े बहुत लोग अवेयर हैं हाँ, और 20 साल का हमारा जो इतना टाइम हो रखा है, तो लोगों का विश्वास भी है। विश्वास है, हाँ। हाँ, क्योंकि 20 साल का समय काफ़ी होता है। इसकी आवश्यकता है वैसे ये स्टैम्प पेपर बनाने की? देखिए, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर वो ओके। कोई सामाजिक हैसियत रखता है, वो बड़े पद पर है, तो वो हर स्थिति में चाहेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है काउंसलिंग में ना आने का। हुँ, तो अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा। शायद करेक्ट। हो सकता है कि लोग इससे अवेयर होंगे
और लोग इसका हिस्सा करेक्ट। बनेंगे। सो जो मैं जानता हूँ, जो लोग काउंसलिंग लेते हैं, कई लोग हैं हमारे समाज में जिनसे आजकल खुल के लोग काउंसलिंग के बारे में आपस में बात भी करते हैं कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ या काउंसलर के हाँ, पास जाता हूँ, और ये कोई ख़राब बात नहीं है। तो वो लोग भी बताते हैं कि हम जिनके साथ में जुड़े हैं सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और उनको इसमें विश्वास है। वो उन्होंने बिना किसी पेपर साइन किए हुए अपनी जो है काउंसलिंग लेनी स्टार्ट की है और चल भी रहा है उनका, बिल्कुल है सर। अगर और आज मैं बेनिफिट भी हो रहा है। अगर जैसे मान कर के चलिए मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, हुँ, मेरी प्रोफ़ाइल पे आपको रिव्यू नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो तो फिर भी दे देते हैं। हुँ, जब कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है तो रिव्यू नहीं मिलेंगे। करेक्ट। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैंने हज़ारों केसेस डील किए हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए कोई रिव्यू नहीं है। हाँ जी, हाँ। पिछले साल मैंने शायद 4-5 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ़, बराक ओबामा की वाइफ़। हाँ जी, मिशेल ओबामा। हाँ, उन्होंने एक जब काउंसलिंग सेशंस लिए तो उन्होंने रिव्यू दिया था कि ये कोई कमी नहीं दर्शाती कि आप काउंसलिंग ले रहे हैं। हुँ, अब बल्कि ये मजबूत चीज़ है। हुँ। अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के उसको कि अगर ये लोगों को बिल प्रेरित करने ये वाला है। बहुत अच्छी बात है पवन जी, मैं 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ये बताने के लिए दर्शकों को भी कि काउंसलिंग आज की डेट में एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। वैज्ञानिक प्रावधान आपको अवेलेबल है और ये पुराना ज़माना ख़त्म हो गया है जब हम पहले डर के कारण, संकोच के कारण, पड़ोसी क्या कहेंगे, इन बातों के कारण हम हिचकते थे काउंसलर के पास जाने में। अब लोग बढ़-चढ़ के आगे आते हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं और पूरे परिवार को इसका बेनिफिट पहुँचता है, तो इसमें बेहिचक आप जाइए और एटलीस्ट कम से कम और कुछ नहीं तो आप किसी के साथ ऐसे व्यक्ति से अपनी बात साझा कर सकते हो, जो कि आप कई बातें ऐसी होती हैं, किसी से नहीं बोल सकते हो। तो वो व्यक्ति कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में गोपनीय रखते हुए बातों को आपकी सुनेगा, आपको समझाएगा भी और रास्ता भी मार्गदर्शन भी दिखाएगा, तो वो रास्ता आप अपना सकते हैं। तो आपका इस फ़ील्ड में जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कितने लोग आपके पास आए होंगे जिनको बेनिफिट हुआ है और जो बाद तक जुड़े रहे आपके साथ में? देखिए, मैं ज़्यादातर लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत में 5 साल पहले कहीं पर भी काउंसलिंग नहीं होती थी। अब जब काउंसलिंग नहीं होती थी, मेरे पारिवारिक उपचार उपलब्ध नहीं था, तो अभी अगर देखें तो कोई एक्सपर्ट नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक लॉयर हूँ और जब भी शादी की कोई समस्याएँ आती हैं, तो मुझे इस फ़ील्ड में काम करने का मौका मिला। हुँ, और हमने शुरू से ही इसे पीसफुल तरीके से सुलझाने की कोशिश की। और करते-करते इतने सालों में मुझे खुद याद नहीं है कि कितने परिवारों को हमने काउंसलिंग दी है। ओके। अनगिनत है, अनगिनत है। सो एज़ अ लॉयर आपका जो फैमिली कोर्ट में भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। जो समझने में यही आता है कि आपने शुरुआत वहीं से की कि फैमिली कोर्ट में आप गए, आपने क्या सिचुएशन है, दर्दनाक सिचुएशन जो लोगों की देखी है, वहाँ से आपने फिर ये भी समझा कि हम इनको काउंसलिंग देके डिवोर्स से डाइवर्ट करके, हुँ। कि तलाक से डाइवर्ट करके वापस इनके परिवारों को पुनर्स्थापित करें। ये भी बिल्कुल। आपने बहुत बड़ा कदम लिया है। इसमें एक्चुअली क्या है कि पारिवारिक न्यायालय में जब मैंने फेस किया, वहीं से मेरे अंदर ये प्रेरणा आई थी कि लोग शादी में इतने पीड़ित नहीं थे जितना कि न्यायालय में आने के बाद पीड़ित हैं। हुँ, और इस चीज़ ने मुझे तो झकझोर दिया क्योंकि मैं हज़ारों लोगों को वहाँ देखता था, ख़ास करके महिला और बच्चे। ओके। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उसके लिए माँ और बाप दोनों ही ज़रूरी हैं। उसकी कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए, उसके भविष्य के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर न्यायालय में एक बच्चे के बीच में खींचतान हो रही है, तो ये किसी भी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, यहाँ तक कि पूरे देश के स्तर तक देखा जाए तो ये सही नहीं है। वेरी इंपोर्टेंट। तो हमने भले ही पारिवारिक न्यायालय बनाया है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होता मैंने नहीं देखा। ओके। दूसरी चीज़ अगर मैं एक महिला की मेंटल हेल्थ की बात करूँ या पुरुष की मेंटल हेल्थ की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक न्यायालय में जो लोग जाते हैं, उन पर जो मानसिक प्रभाव पड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब नेगेटिव प्रभाव उनके लाइफ में आते हाँ, हैं बिकॉज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ही फैलती है बिकॉज़ एक-दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही है, इसके कारण से आप कोर्ट कचहरी तक पहुँचे और उसके आगे फिर कोई पॉज़िटिव तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन कोई समझाने वाला हो, तो वो वापस भी आ जाते हैं क्योंकि मैं जिन लोगों से मैंने भी डील किया है, बातचीत की है,
समझने में ये आता है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली विवाद इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो परिवार फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनको फिर रिवर्स गियर समझ ही नहीं आता कैसे लगाएं, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर उन लोगों को बेनिफिट होता है। बिल्कुल। तो ये जो लोग थे, आपको कहाँ से आपको लगा कि फर्स्ट टाइम, अगर आप याद करें, कौन सा केस ऐसा होगा जिसको आपने सुलझाया और वो बताने लायक है यहाँ पे? देखिए, एक 2004 की बात है। अच्छा। उस समय मेरे पास एक हस्बैंड आए हम्म। और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन के लिए मुझे बोला। हम्म। तो जब भी कोई तलाक की अर्जी दाखिल होती है तो उसको पहले सुना जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि कोई आधार बनते हैं या नहीं। हम्म। अगर आधार बनते हैं तो हम लोग तलाक की अर्जी दाखिल करते हैं। लॉयर की तरफ से? जी। अच्छा। और अगर मुझे लगता है कि तलाक के आधार ही नहीं है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इसको बैठ के ही सुलझाया जाए। तो ओके। इस केस में क्या था कि शादी को 13 साल हो गए थे हम्म। और हस्बैंड तलाक की अर्जी के लिए आया था। तो उसने जो कहानी बताई उसमें ये था कि उसकी पत्नी उसे मारने के लिए दौड़ती है ओहो। और अब तो उसका बच्चा है जो 12 साल का है, वो भी दौड़ता है, यानी माँ का साथ देता है। तो तो पहली पुरुष को जो वाइफ है वो और उसका बच्चा दोनों मारपीट करने के लिए पुरुष के हाँ, तरफ हमला करते हैं। हाँ। हालाँकि ये ऐसा इश्यू नहीं है कि इस पे तलाक लिया जाए। हम्म। इसमें बात ये थी कि जब हमने पूरी स्टोरी सुनी और पिछले 13 साल में कब पत्नी ने उस पे हाथ उठाया या उसने ऐसे स्टेप लिए। तो इस कहानी में ये था कि जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक थे। मैं ये शायद 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ओके। तो जो मेल पर्सन है वो ज़्यादातर अल्कोहलिक इंडिया में हैं और वो एक सही तरीके से अल्कोहल को नहीं पचा पाते। हम्म। और ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि अल्कोहल एक एक ऐसी चीज़ है जिसने जाने हज़ारों शादियाँ बर्बाद की हैं, घरेलू हिंसा का ये कारण बना और यही इस केस में था। ओके। जब नई शादी हुई, वो पी कर के आता था, पत्नी उसको रोकती होगी और नशे में वो उसको मारता था। मारते-मारते 10 साल हो चुके होते थे, हम्म। 10 साल हो गए थे और अब उसका एक बेटा था जो बड़ा हो गया था, हम्म। जो बचपन से अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा था। हम्म। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें हिम्मत आई, माँ के अंदर भी हिम्मत आई और अब वो उसकी मार नहीं झेलना चाहती थी हम्म। और 11वें या 12वें साल में उसने ये स्टेप उठाया। तो तस्वीर क्लियर होती है स्टेप किसने उठाया, लेडी ने या? लेडी ने, क्योंकि वो ओके। तो 10 साल से पिट रही थी। ओके। तो ज़्यादा समय तक ये चीज़ें नहीं चलती। हम्म। यहाँ अत्याचार है, शोषण भी है, हम्म। एक तरीके से देखा जाए। और एज़ ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर जो अल्कोहल लेने का जो तरीका है और वाइफ़ का जो पैटर्न है, हम्म। उसको सुलझाने का, ये गलत था। ये हम्म। चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या वो गलत था? हम्म। क्या वो गलत थी? वो अल्कोहल पीता था, वो मारता था, तो ये पैटर्न सही नहीं था। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय आने तक सहनशीलता खत्म हो जाती है। तो पत्नी ने ये स्टेप लिया, लेकिन क्या यहाँ पर तलाक लेना सही है? मुझे तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो यहाँ पर एक समझाइश थी और हम्म। हिंदू मैरिज एक्ट की एक धारा है, जिसमें कि विवाह की पुनः स्थापना की जाती है। सेक्शन 9 जिसको बोलते जी, हैं। ओके। लेकिन दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया। जब ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद तय ये हुआ कि दूसरे पक्षकार को सुना जाए, दूसरा पक्षकार कौन? पत्नी। ओके। तो इसको बोलते हैं जब दूसरा पक्षकार उस स्टोरी को सुनता है, स्टोरी टेलिंग, हम्म। इससे क्या है, जो समस्या दिखाई दे रही है, वो एक दूसरे नए दृष्टिकोण में आपके सामने आती है। ओके, तो मतलब पत्नी की तरफ से ये पूरा जो स्टोरी टेलिंग है वो नैरेटिव बताया गया पति को, जी, आप ये कह रहे हैं। और हाँ, उससे पति को समझ आई कि वो पत्नी क्या कहना चाहती है, हाँ। और वही उसका सुधार का कारण बना बिल्कुल, आगे चल बिल्कुल, के। हाँ। तो इसमें जब पति और पत्नी से समस्याओं को सुना जाता है, तो वहीं से ही समाधान आता है। ओके, सो अगर ये काउंसलिंग के लिए आपके पास नहीं आते या आप काउंसलिंग की स्थिति में नहीं होते, तो फिर एज अ लॉयर फिर वही करते कि इनको अलग कर देते हैं।
लीगल तरीके से, और बिल्कुल है। उसमें कोई समाधान निकलता नहीं। नहीं, अमूमन अगर देखा जाए, एक पति ये बोल रहा है कि उसकी पत्नी उसको मारने को दौड़ती है, तो सभी लोग उसके शुभचिंतक होंगे, वो बोलेंगे तलाक ले ले, क्यों परेशानी झेल रहा है? ओके। लेकिन उसके शुभचिंतक उसको ये नहीं बताएँगे कि गलती तो तुम्हारी रही है, तुम 10 साल से मारते आ रहे हो, उसने तो आज स्टेप लिया है। उसका जो पेशेंस था वो जवाब दे गया। आज के जो कपल हैं वो तो 6 महीने ऐसी चीज़ें नहीं झेल पाते और 7वें महीने में तलाक की अर्जी के लिए बोलते हैं। तो लेकिन टॉलरेंस की कमी है। बिल्कुल है। तो आप कहते हैं कि टॉलरेंस होनी चाहिए। वो उस लेडी ने 10 साल तक उसको टॉलरेट किया, शायद वो भी एक तरीके से शायद ठीक ना हो कि सर इतना ये तो लंबे समय तक। ये तो एक पहला केस मेरा बताया जिसकी शादी को ओके, राइट। 25 साल की शादी हो, 30 साल की शादी हो। पहले की महिलाएँ सहनशील थीं, पढ़ी-लिखी कम थीं, आत्मनिर्भर नहीं थीं, फाइनेंशियली डिपेंड थीं, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं, पहले की महिलाओं के बारे में मैं ये कहूँगा कि भले ही वो पढ़ी-लिखी भी थी, तो भी टॉलरेंट ज़्यादा हाँ, थी। पेशेंस था, टॉलरेंट थी, सामाजिक कारण था। पढ़े-लिखे होने के हाँ, बावजूद, वर्किंग लेडी होने के बावजूद, तो भी वो टॉलरेट करती थी। अब नहीं है, बिकॉज़ नहीं जनरेशन है। चेंज हो गई है। सो एनीवे, सो हमारा जो फ़ोकस है वापस काउंसलिंग पे ही रहता है, और मैं यहीं पे एंड करूँगा, एक बार दोबारा वही प्रश्न बार-बार पूछ के कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए आप तक पहुँचने के लिए या किसी काउंसलर तक पहुँचने के लिए? देखिए, पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने पूरी कोशिश कर ली। इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने पिछले, चाहे आपकी शादी को 5 साल हुए, चाहे 25 साल हुए, आपने एफ़र्ट्स तो किए हैं और ऐसा भी लगता होगा कि सबसे ज़्यादा मैंने खुद ने एफ़र्ट्स किए हैं। और जब आप ये सोच रहे हैं कि जब आपने इतने एफ़र्ट्स कर लिए हैं, तो ये मानना चाहिए कि मैं इसमें असफल रहा, मुझे किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। हुँ। अपने आस-पास जो भी आपके लोकल में कोई काउंसलर है अनुभवी, आप उससे संपर्क करें, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। हाँ जी, सो ऐसे किसी व्यक्ति से मेरी जब बात हुई थी, तो उसने यही बताया कि उसको बिल्कुल ये समझ ही नहीं थी कि उसको ज़रूरत है काउंसलिंग की। हुँ, उसने बाय चांस ही आपके वेबसाइट को देख के आपसे बात की, डायल करके आपका नंबर, जब बातचीत हुई तो उसके बाद में उसको समझ आया कि हाँ, यहाँ पे मेरे को समाधान मिल सकता है। और फिर कई साल हो चुके हैं, अभी वो जुड़े हुए हैं आपसे अभी भी, और उनको डेफ़िनिटली बेनिफिट हुआ है। जी। और भले ही उनको उस टाइम जब आपसे अप्रोच किया और आपसे संपर्क हुआ है, तो उस टाइम बिल्कुल ये परिचय नहीं था। जैसे आप बोल रहे हो कि उसको पता होना चाहिए कि मेरे को अब मैं खुद नहीं सँभाल सकता हूँ, क्योंकि व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैं खुद नहीं सँभाल सकता हूँ। हुँ, तो ये कहना भी मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन फिर भी बहरहाल हमारा मैसेज आपकी तरफ से यही है कि जहाँ पे भी आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो बिना संकोच किए, बिना हेजिटेट आप पवन जी से कॉन्टैक्ट करें, या आस-पास जो भी आप काउंसलर जिस पे विश्वास करते हैं, उनसे बातचीत करिए, बिल्कुल। समाधान आपका निकल सकता है। सो हमारा एनजीओ है, इसका नाम है ई-दिशा फाउंडेशन, और ई-दिशा फाउंडेशन काम कर रही है मैरिज और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे विश्वास है आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, और इसमें आप सबका बेनिफिट होगा। तो थैंक यू पवन जी की तरफ से, ई-दिशा की तरफ से आप सबको नमस्कार।